जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम सिर्फ अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे, जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता, इन शब्दों से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल के बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की एजुकेशन तो नहीं थी, पर उनके पास पैसे की नॉलेज थी और इसी कारण वे सक्सेसफुल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को जॉब पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का फायदा मिला। पर इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सोशल बिलीफ के साथ नहीं चल पाए जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा हो गईं। जब कोई टीचर कहता था कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भवें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पेटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूल की एजुकेशन दरअसल क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे एम्प्लॉय तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में कितना काम आएगा, या हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने टीचर्स और साथ पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरी मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे डैडी टीचर्स से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना फर्क था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक असेट था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से ये एक लायबिलिटी थी। घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं, यानी अदर एक्सपेंसेस। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्चा। इसका मतलब था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर एसेट क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस पॉपुलर बिलीफ को देखने का एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक एसेट नहीं होगा, बल्कि एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। एक,
जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो वो कर्ज लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। 2. हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। 3. प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने 10,000 रुपए तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे, और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। 4. घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने लिए घर कर्ज पर लिया था। उन्हें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 5. सबसे बड़े नुकसान अपॉर्चुनिटी गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आप अपने लिए कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी शुरुआत में ही अपने लिए एसेट बनाने लग जाएं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनका एसेट भी बढ़ जाएगा और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च को चुकाने के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। इन शॉर्ट बोले तो अपना घर खरीदने का फैसला बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। 1. समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होती है। 2. एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी, जिसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 3. एजुकेशन की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके एसेट में उनका घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान आते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रैट रेस में फंसे इंसान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनके खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी लायबिलिटी, जैसे होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज, उनकी जेब से हर महीने इतना पैसा निकाल लेते थे जितना कि उनके एसेट उनके लिए कभी भी नहीं कमा पाते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखा था। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। एसेट वाले कॉलम की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा भी बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट वाले कॉलम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली इनकम भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं। मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी बेसिक इनकम सैलरी से होती है और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहा गया है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनका बड़ा एसेट है और इसीलिए वे इनकम दिलाने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी यानी कि क्रेडिट सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी ये कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है।
हालांकि वे अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में यानी कि 1990 के डिकेड में जॉब में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मिडिल क्लास पैसे के मामले में कितना इनसिक्योर है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2004 के बाद से पेंशन देना बंद कर दिया गया। सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में पेंशन्स हैं और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी गई और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मिडिल क्लास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि वे सेफ होने के सिंबल हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी जॉब में, टैक्स और होम लोन चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख सकें। इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि ये कई टुकड़ों में बंट गया है, या आप अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास का ये ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को सही मानता है। सेफ रहो, रिस्क से बचे रहो। असली ट्रेजेडी तो यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण एवरेज मिडिल क्लास लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई एसेट नहीं होता जहां से इनकम आनी चाहिए, जबकि उनके पास बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं और हर सैलरी के साथ वो और लायबिलिटीज भी लेते रहते हैं। आमतौर पर उनकी इनकम का इकलौता साधन उनकी सैलरी होती है। एक तरह से उनका जीवन पूरी तरह से उनके बॉस पर डिपेंडेंट होता है। और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है, जैसे कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही हो, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस सेक्शन के शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपनी लायबिलिटी और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके एसेट वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपके पास इतने एसेट हो जाएंगे कि आप और ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 100% से बिना किसी लिमिट तक प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 50,000 रुपए की रकम जल्दी ही 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिडिल क्लास बहुत ही रिस्क भरा मानता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पैसे की नासमझी है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान है, जो उसे बहुत रिस्क भरा बना देती है। एक एम्प्लॉय होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी जॉब का पैटर्न जनरली ये होता है। एक, आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सक्सेस से दरअसल आपका मालिक सक्सेसफुल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। दो, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएं इसके पहले ही गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तीन, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है।
अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो प्रॉब्लम यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके गोल्स को किस तरह से सेट किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी सैलरी के सहारे ही असेट बनाना चाहते हैं। जब उनकी वेल्थ बढ़ती है तो वे किस तरह से अपनी सक्सेस को मापते हैं? कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है? असेट और लायबिलिटी की मेरी अपनी डेफिनेशन की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी ही डेफिनेशन है। दरअसल मैंने इसे बकमिस्टर फुलर नाम के इंसान से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी आर्किटेक्ट इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और उस एप्लीकेशन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, पर उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो एबिलिटी या काबिलियत है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपके एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। हर इंसान को लगता है कि उसके पास जो सामान है वो बहुत कीमती है, पर इस डेफिनेशन से सचमुच सही असेसमेंट किया जा सकता है। मैं अब असेस कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि फाइनेंशियल रूप से आजाद होने के मेरे गोल के मामले में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वो चीज जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसीलिए आप फाइनेंशियल रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल असेट के कॉलम की कैश फ्लो के लायबिलिटी वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास हर महीने में अपने एसेट से 10,000 रुपए कैश आ रहा है और मेरा खर्च हर महीने 20,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमिस्टर फुलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपने एसेट से हर महीने 20,000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। हर महीने मेरे एसेट से मुझे जो इनकम मिलती है वो मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर मैं अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपने एसेट बनाने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ भी दूं तो मेरे एसेट से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला गोल यह होगा कि मेरे एसेट से आने वाले एक्स्ट्रा कैश को फिर से एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मैं जितने पैसे अपने लिए एसेट्स बनाने में खर्च करता रहूंगा, मेरे एसेट्स मुझे उतना ही पैसा देते रहेंगे। यानी मेरा एसेट वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है, और जब तक मैं अपने खर्च यानी एक्सपेंसेस को आने वाले कैश से कम रखता हूं तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी इनकम फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से हो रही है। जब तक री इन्वेस्टमेंट का यह प्रोसेस चलता रहेगा मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी का असली डेफिनेशन देखने वाले की नजर में होता है। आप कभी बेहद अमीर नहीं हो सकते। तो आइए इस चैप्टर के लेसन को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला, अमीर एसेट खरीदते हैं। दूसरा, गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदता है पर यह सोचता है कि वो एसेट खरीद रहा है। चैप्टर 4 लेसन 3, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से रिक्वेस्ट की गई कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लास में लेक्चर दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम
वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और इंस्पिरेशन डिस्कशन के बाद क्लास खत्म हो गई और स्टूडेंट्स ने रे से पूछा कि क्या वे बियर पीने के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। इसके लिए रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, क्या तुम स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा कि यह सुनकर हर कोई हंस पड़ा, क्योंकि ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा से यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजरों में मेरा बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर स्टूडेंट ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं? अब रे हंस दिए। वो बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। फिर वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का ओरिजिनल गोल हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, पर वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी चेन का मेंबर बनता था, तो वो ही उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज उनके पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, पर उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले चैप्टर के अंत में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, पर मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का सीक्रेट नंबर 3 है। अगला सीक्रेट यह है कि अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आज के बच्चों में एकेडमिक स्किल्स डेवलप करके उन्हें अच्छी जॉब दिलाने के लिए तैयार करता है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है, या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनके इनकम वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा एकेडमिक स्किल्स को डेवलप करने के बाद वे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए और हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, साइंटिस्ट, शेफ, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट, राइटर वगैरह बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, पर ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपका बिजनेस क्या है, और वो कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, पर उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सचर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, पर उनका बिजनेस इनकम दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुकिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप लॉ के बारे में स्टडी करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक स्टडी करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं।
जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसे अमीर बनाते हैं। फाइनेंशियल रूप से सिक्योर बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 रूल यह जानना है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच फर्क होता है और इसलिए हमें एसेट ही खरीदना चाहिए। अमीर लोग अपने एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है कि मुझे ज्यादा सैलरी की जरूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। मैं एक बार फिर स्कूल जाकर और ट्रेनिंग लेने वाला हूं ताकि बेहतर जॉब पा सकूं। मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 हफ्ते में जॉब छोड़ रहा हूं, मुझे एक नई जॉब मिल गई है जिसमें सैलरी ज्यादा हो। ज्यादातर ये समझदारी की बातें मानी जाती हैं, पर अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। तो आइडिया यह है कि सारे लोग सिर्फ अपनी इनकम को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो इनकम से आ रहे पैसों को असेट खरीदने में लगाते हैं जिससे उन्हें और पैसे आए, तो वो अमीर बन सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग फाइनेंशियल रूप से पुरानी सोच वाले होते हैं, यानी मैं रिस्क नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई फाइनेंशियल बेस नहीं होता। वे अपनी जॉब से चिपके रहते हैं, वे गेम को सेफ तरीके से ही खेलते हैं। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से कम एम्प्लॉयज की जरूरत होने लगी तो बहुत से लोगों की जॉब चली गई। उस वक्त लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते थे, यानी कि उनका घर, वो उन्हें जिंदा मार रहा है। उनका घर नाम का ही एसेट था, क्योंकि घर हर महीने उनकी जेब से पैसे निकलवा रहा था। उनकी कार, उनके दूसरे एसेट भी उन्हें जिंदा मार रहे थे। घर में रखे 50,000 रुपए के खरीदे गए मोबाइल फोन्स कुछ कमाकर नहीं दे रहे थे। जॉब की सिक्योरिटी न होने के कारण अब उनके पास जीवन चलाने का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो एसेट थे वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे। एक दिन मैं लोन लेने के लिए बैंक में गया, लेकिन बैंक वालों को कर्ज लेने के लिए मेरे फाइनेंस की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए जो एप्लीकेशन उन्होंने मुझे भरने को दी थी, उस एप्लीकेशन में अपने गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, रिस्ट वॉच, जूते और दूसरी चीजों को असेट वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का कारण यही था कि मैंने अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट क्लब कलेक्शन को एप्लीकेशन में असेट कॉलम में भरा था, बल्कि एक्चुअली में मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था। वे ये जानना चाहते थे कि मेरे पास एक नॉर्मल जॉब क्यों नहीं है जिसमें सैलरी मिलती हो। अब मैं इस बात पर क्या ही बोलूं। कई बार जिंदगी मुश्किल हो जाती है जब हम कुछ डिफरेंट सोच रहे होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट हैं या 10 करोड़ रुपए के एसेट हैं। अब यह चीज एक्यूरेट नहीं है और इसका एक रीजन यह है कि जिस पल आप अपने एसेट को बेचना शुरू करते हैं, आपको उससे मिले पैसों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इसीलिए इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं। जब उनकी इनकम कम हो जाती है, पैसा जुटाने के लिए वे अपने एसेट को बेचते हैं। पहले तो उनके पर्सनल एसेट आमतौर पर उस वैल्यू से बहुत कम में बिकते हैं जिस वैल्यू पर उन्होंने उसे खरीदा था, या अगर एसेट्स बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर गवर्नमेंट प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज को खत्म करने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की जॉब को करते रहें पर असली एसेट को खरीदना भी शुरू कर दें। पर ऐसे लायबिलिटीज या पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार लाने पर कम हो जाए। आप जिस पल एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह असली एसेट नहीं है। हालांकि आपके बैंकर भी इसे एसेट मानते हैं, पर इस बुक को सुनने के बाद आप इन्हें एसेट ना ही माने तो बेहतर है। बड़ों के लिए यही सही है कि अपने खर्चे कम कर लें।
अपनी लायबिलिटीज को घटा लें और मेहनत से ठोस एसेट का फाउंडेशन बना लें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क क्या होता है। कॉलेज जाने से पहले ही उन्हें एसेट वाले कॉलम को बनाने की मोटिवेशन दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे जॉब स्टार्ट करें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसें, जॉब को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार में खरीदें, अपने बच्चे को यह सिखाना हमारा फर्ज है। मैं बहुत सारे यंग कपल्स को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी जॉब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बच्चे घर छोड़कर अपनी अलग फैमिली बनाने चले जाते हैं, तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पूरी तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह के एसेट को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। मेरी दुनिया में असली एसेट कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हों। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी जॉब कहलाएगी। 2 स्टॉक, 3 बॉन्ड, 4 म्यूचुअल फंड, 5 इनकम देने वाला रियल एस्टेट, 6 नोट्स, 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, पेटेंट वगैरह से मिलने वाली रॉयल्टी, 8 और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो पैसे कमा कर देती है और जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जिसका एक रेडी मार्केट है। जब मैं छोटा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सिक्योर जॉब ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसे एसेट्स को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते हो तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे बिल्डिंग और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूं। मैं सारा दिन उन्हें देख सकता हूं। जब प्रॉब्लम आती है तो मैं उस प्रॉब्लम की वजह से यह नहीं सोचता कि मैं रियल एस्टेट यानी अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में क्यों आया। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक भी पसंद हैं, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक यानी शेयर्स। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, न कि कोई कॉर्पोरेट आदमी। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में यूएस मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्पोरेशन में भी। मैंने इन कंपनियों में बिताए हुए समय का मजा लिया है। इनसे जुड़ी मेरी कई अच्छी यादें हैं, पर अंदर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, पर उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूं वे भी आमतौर पर छोटी कंपनियों के होते हैं, और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूं और उसे पब्लिक बना देता हूं, यानी उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल कर देता हूं। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम कैपिटल वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक हैं भी। पर अगर आप इन्वेस्ट करने से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और इस गेम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो रिस्क हमेशा कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के साथ मेरी स्ट्रेटजी यह होती है कि 1 साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचा रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मैं आमतौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूं। दोस्तों, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो एक छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और टैक्स देने से बच जाते हैं। एक्चुअली अमेरिका में एक लॉ है जिसे कहते हैं 1031 लाइक काइंड एक्सचेंज, यानी अगर आप एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेचते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ या ज्यादा की खरीदते हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यह लॉ इंडिया में नहीं है, इसलिए यह हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमारे यहां एक सिमिलर टाइप का लॉ है जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में आता है, और वो ये कहता है कि अगर आपके नाम पर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेट्स से कि वो आपने 50 लाख में खरीदी थी, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं 1 करोड़ में
यानी आपका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 50 लाख, यानी कि 50 लाख का। अब नॉर्मली हमें 50 लाख गेन पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 2 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से 1 या 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो हम टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन इस लॉ का फायदा एक इंसान जिंदगी में एक ही बार उठा सकता है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग बात सुनकर अच्छा लगा होगा। हम अपने गिगलर्स को हमेशा बाकियों से आगे ही रखना चाहते हैं। वैसे ये लॉ अभी 2022 में एप्लीकेबल है। अब अगर आप इस बुक को काफी बाद में सुन रहे हैं तो हो सकता है कि इसे गवर्नमेंट चेंज कर दे, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ये पूछ सकते हैं और इस लॉ को यूज करके लाखों रुपए टैक्स में बचा सकते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सालों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं दिन में जॉब करता था, पर मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपने असेट वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स को खरीदता और बेचता रहता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। जितना अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सक्सेसफुल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए एनकरेज नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को काम नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, पर सक्सेस के चांस बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तभी मैं इसके लिए सलाह दूंगा। नहीं तो दिन में अपनी जॉब करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा मतलब यह है कि आप अपने एसेट वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें 10 रुपए का नोट जाए तो वो बाहर ना निकलने पाए। इसे इस तरह से सोचें कि जब 10 रुपए का नोट आपके एसेट वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी जॉब करते रहें, एक अच्छे मेहनती एम्प्लॉय की तरह काम करें, पर अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग इन चीजों को सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या कार जैसी लग्जरियस चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, पर असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने एसेट वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर एसेट वाले कॉलम से होने वाली इनकम उनके लिए महंगी चीजें खरीद लेती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों को दी जाने वाली जायदाद की कीमत पर ऐसी चीजें खरीदते हैं। सच्ची लग्जरी असली एसेट में इन्वेस्ट करने और उसे बढ़ाने का मोटिवेशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से एक्स्ट्रा पैसा आने लगा तो वो मार्केट गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या रिस्क नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी। एक्चुअली हमें जो इस अपार्टमेंट हाउस से रेंटल इनकम मिल रही थी, वही रेंटल इनकम मर्सिडीज की लोन के इंस्टॉलमेंट देने के लिए दी जा रही थी, पर उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया कि हम कार खरीद पाए। पर मर्सिडीज की ये लग्जरी दरअसल एक सच्चा रिवॉर्ड है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वो अपने एसेट वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत आम रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या लग्जरी की कोई चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो।
कर्ज पर महंगी चीजें खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यह सीक्रेट अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस रास्ते पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर 5 की ओर। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कॉस्टनर की तरह ही एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, पर उसके फॉलोअर्स यानी कि चेले आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, इसी रॉबिन हुड सोच के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा इनकम वाले मिडिल क्लास से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स की हिस्ट्री को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी एजुकेशन के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, पर मेरे अमीर डैडी टैक्स की हिस्ट्री के एक्सपर्ट थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जंग का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या प्रेसिडेंट के बस कहने भर की देर थी और हर आदमी उसकी कही हुई बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 से बीच नेपोलियन से जंग के समय टैक्स लगाया गया था, और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर परमानेंट रूप से लगा दिया था। 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16th अमेंडमेंट के साथ ही अमेरिका में भी इनकम टैक्स परमानेंट रूप से लगा दिया गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही रेगुलर इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। अगर इंडिया की बात करें तो 1857 में मंगल पांडे के समय में जो मिलिट्री म्यूटिनी हुई थी, उसका खर्चा पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियन ने टैक्स की शुरुआत की थी। इन हिस्टोरिकल डेट से हमें यह नहीं पता चल पाता है कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू से सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का आइडिया पॉपुलर बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास और गरीबों में मदद देने का जरिया है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स लॉ के सपोर्ट में वोट दिए और ये लॉ बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना है, पर दरअसल ये उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था, यानी गरीब और मिडिल क्लास। एक बार गवर्नमेंट ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हैं। वो एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट हूं। हमें अपोजिट व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सक्सेस अलग अलग स्टैंडर्ड पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितना ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बड़ा होता जाता है। गवर्नमेंट में जितना बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उतना ही ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे इन्वेस्टर मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट आदमियों को पसंद नहीं करता हूं।
उनके गोल्स बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बढ़ते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी मां दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन करते थे। वे हमेशा एक्स्ट्रा ग्रांट्स और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सकें। ऐसा वे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी। ये उनका काम था।